नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। आपके निवेश से जुड़े तमाम बातें इस शो में हम करते हैं। आपको बताते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे अपनी छोटी छोटी सेविंग से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप भी आ सकते हैं योर मनी में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए सबसे पहले तरीका, और तरीका बेहद आसान है। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारा ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा आप #आस्कआवाज योरमनी लिखकर फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। विरल, नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट क्वेरीज लेंगे उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और वो ये है कि जिस तरीके का अनसर्टेनिटी का माहौल बाजार में बना हुआ है, एक तरफ इन्फ्लेशन का डर है, रिसेशन का डर है, हायर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है, और ऐसे माहौल में हम काफी मिक्स्ड रिएक्शन इन्वेस्टर्स का देखते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिडम्पशन करते हैं, अपनी पोजीशन से निकलकर कैश पर बैठना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर बैठकर देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट आपके हिसाब से कैसे डील करना चाहिए इस तरीके के माहौल से एक इन्वेस्टर को? नमस्कार दीपाली जी, शुक्रिया आपने शो पे बुलाया। ये जो आई वर्ड है ना, दो आई वर्ड अभी बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। एक तो इन्फ्लेशन और दूसरा है इंटरेस्ट रेट्स। अभी यानी अगर आप देखिए तो महंगाई पिछले साल 2022 से काफ़ी बढ़ने की शुरुआत हो चुकी थी। कोविड कंट्रोल में आ चुका था। ग्लोबल मार्केट्स ने भी काफ़ी रिकवरी दिखाई दे थी कि कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। और इंटरेस्ट रेट्स यानी जो ब्याज दरें हैं उनको तो बढ़ाना ही था। ये काफ़ी शुरू से ऐसा चल रहा था कि काफ़ी सालों तक कम ब्याज दरें थी, और जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उससे इंटरेस्ट रेट्स जो ब्याज दरें हैं उसको तो बढ़ाना ही था। तो ये जब भी 2023 आया, 2023 में अभी ये शुरू के जो 3 महीने थे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऑलमोस्ट अब तक 250 बेसिस पॉइंट ब्याज दरों में इजाफा किया है। और उसके वजह से मार्केट्स में काफ़ी देखने जाए तो पॉजिटिवली उनको लिया है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन को भी अगर अब हम देखें, नंबर्स को काफ़ी कंट्रोल में करने की कोशिश की है। बट यहाँ पे दीपाली, निवेशकों को एक चीज़ें समझना ज़रूरी है कि हमारा मार्केट यानी हमारा जो स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट है, वो ग्लोबल मार्केट के साथ भी कनेक्टेड है। ग्लोबल मार्केट्स में पिछले साल वॉर के साथ साथ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, ये तीनों चीज़ें काफ़ी हावी थी। अभी ये महीने में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई, और उसके वजह से इन्फ्लेशन ऐसे तो नहीं कह सकते कि कंट्रोल में आया है, बट कुछ शुरुआत हुई है कि वहाँ पे एम्प्लॉय डेटा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश जारी है। बट ये महीना, मार्च महीने आते आते वहाँ पे जो वहाँ के बैंक्स है, बड़े बैंक्स है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट की बातें आने शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स में आना शुरू हो गए। तो उसके वजह से जो अभी हमारा मार्केट, जैसे मैंने कहा कि कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी दिक्कतें दिखने लगी कुछ 4-5 दिनों से। तो ये जो माहौल है, मार्केट की उठापटक हो रही है, मार्केट बहुत ही कंफ्यूज्ड है, निवेशक काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि ये ऐसे माहौल में करना तो क्या करना है, यानी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी मुझे बनानी है वो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, हमेशा निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि पहले तो आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसको एक समय सीमा, जो उसकी जो समय सीमा है उसको आप निश्चित करिए कि आपको कब तक वो निवेश करके रखना है। जैसे ब्रॉड इन्वेस्टमेंट क्लास होते हैं, इक्विटी, डेट, तो जो आपका निवेश का जो पोर्टफोलियो है, ऐसे मार्केट सिचुएशन में अगर आप एंटर कर रहे हैं या आपका काफ़ी सालों से आ रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ लोग रिडेम्पशन कर लेते हैं, अपनी जो SIPs हैं उसको स्टॉप कर देते हैं, तो ये सब चीज़ ना करें। एक बेसिक फंडामेंटल्स जो है उसको कैसे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपका जो समय सीमा है निवेश की वो पक्की करिए। आपका जो पोर्टफोलियो है
वो सिर्फ एक एसेट क्लास जैसे इक्विटी में ना रखकर उसको डाइवर्सिफाइड करिए कि अलग अलग एसेट क्लास में डालिए। आप थोड़ा सा हिस्सा इक्विटी में डाल सकते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हैं, गोल्ड में थोड़ा सा एलोकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। और ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस भी देख सकते हैं जिससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो, गोल्ड भी आप देख सकते हैं, जैसे ओवरऑल डाइवर्सिफाइड रख सकते हैं। एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट, अगर आज के वक्त हम इक्विटी में एंट्री करना चाहते हैं, एसआईपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी स्ट्रेटजी है कि ऐसे मार्केट में काफी हद तक काम आती है। अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में एक हाइब्रिड कैटेगरी बैलेंस एडवांटेज फंड्स या हाइब्रिड फंड्स से हम शुरू कर सकते हैं। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर, हम हमारा पैसा डेट में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं और धीरे 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 उसको इक्विटी में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर मैं डेट स्ट्रेटेजी की बात करूं, इक्विटी में लमसम और एसआईपी कहां करना ये मैंने बताया, और अगर मैं ये सेम चीज मैं डेट से करना चाहता हूं तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा कि अब तक हमारा जो सेंट्रल बैंक जो है वहां पे उन्होंने कम से कम 250 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरें बढ़ा दी है, तो उसका फायदा हमको डेट फंड्स में भी आ सकता है। तो अगर हमको डेट फंड्स हम यहां से निवेश करते हैं तो उसकी जो पेपर्स हैं, जो जहां पे वो निवेश करते हैं, वो शॉर्ट टर्म पेपर्स वाले, अवधि वाले पेपर्स में हम निवेश कर सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में हमको काफी अच्छा फायदा आ सकता है। लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में ना निवेश कर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में निवेश करिए, जैसे लो ड्यूरेशन फंड हो गया, शॉर्ट टर्म फंड्स हो गया, लिक्विड फंड्स हो गए। और एक कैटेगरी है टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, तो हम टारगेट लेकर भी हम ऐसे वाले डेट मार्केट्स में निवेश कर सकते हैं। तो कहने की बात यही है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करिए, एसेट एलोकेशन करिए, गोल सीमा तय करिए, इक्विटी और डेट, लमसम और एसआईपी दोनों में कैसे निवेश करना, ये हमने आज जानने की कोशिश की। ओके, चलिए, तो ये बात हुई है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे इस तरीके की सिचुएशन से डील करें, क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव करें। भागना नहीं है, बल्कि थोड़े से संभल कर, सोच कर इन्वेस्ट करना है और अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है। रोहित से बातचीत करते हैं, पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मैं 21 ईयर्स का हूँ। तो मुझे 3000 की मंथली एसआईपी करनी थी। तो मुझे जानना है कि मुझे 3000 एक ही एसआईपी में करना है या फिर मुझे 3 डिफरेंट फंड्स में करने चाहिए, और आप मुझे कौन सा फंड सजेस्ट करना चाहेंगे। और मुझे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना था, मतलब लगभग 30 से 35 साल के लिए। तो उससे ध्यान रखते हुए मुझे कुछ फंड सजेस्ट करिए प्लीज। बिल्कुल, और इनफैक्ट कमेंडेबल बात है ये रोहित की कि सिर्फ 21 साल इनकी उम्र है, 35 साल का विजन लेकर चल रहे हैं और इतनी अर्ली एज में शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। कांग्रेचुलेशंस आपको, और यही सोच बाकी इन्वेस्टर्स की भी होनी चाहिए। जितना जल्दी शुरुआत करेंगे उतना जल्दी अपने बड़े सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे। तो बताइए विरल, क्या सजेशंस इनके लिए 3000 की एसआईपी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्या करें। दीपाली जी, आपने सही कहा, 21 साल की उम्र में वो निवेश के बारे में सोच रहे हैं, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स में निवेश करने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में लॉन्ग टर्म सोचना काफ़ी अच्छा होता है। आपने एक बात कही थी कि आप रिस्क कम लेना चाहते हैं। अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपको फ़ायदा तभी होगा जब तक आप लंबी अवधि के लिए इक्विटी में आप रखते हैं, तो आपको रिटर्न आ सकता है। आप अगर रिस्क कम भी लेना चाहते हैं तो एक कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में जिसको कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। वैसे वाले फंड्स से आप आपके जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हैं। 3000 की आपको अगर करनी है, 8 से 10% का रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और आप कोई भी हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड्स में आप शुरू कर सकते हैं। आप इडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं। हाइब्रिड में आप कैनरा रोबेको का हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, और आपकी जो निवेश की जर्नी है वो आप शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको सजेशन दिए गए हैं
कि आपको कहाँ कैसे शुरुआत करनी है। आप डाइवर्सिफिकेशन का तो ध्यान रखें ही, लेकिन हाइब्रिड फंड में रिस्क कम होती है, उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही रहेगा। 8 से 10% के आसपास का एवरेज रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने कैटेगरीज तो बताई हैं विरल, लेकिन कंसीडरिंग ये नए इन्वेस्टर हैं, उम्र इनकी कम है, इनको आप प्लीज नेम सजेस्ट कर देंगे कि किन किन फंड्स, स्पेसिफिक फंड्स के साथ ही जाएं। दीपाली जी, मैंने कहा आईसीआईसीआई का बैलेंस एडवांटेज देख सकते हैं, एडलवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, और हाइब्रिड, प्योर हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड में वो कैनारा रोबेको का हाइब्रिड इक्विटी फंड देख सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉल से बात करेंगे। निरुपम देव सिलचर असम से हमारे साथ मौजूद हैं। निरुपम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। हाँ मेरा सवाल है, मेरा एग्जिस्टिंग 4 फंड्स है नमस्ते। जिसमें मैं अभी करेंटली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हेलो। ओके, हेलो। कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसमें हाँ मैं लगभग लास्ट 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, हेलो। और कौन कौन से फंड्स हैं आपके पास? मेरे पास फंड्स है SBI ग्लोबल फंड्स 4000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5000, कोटक फ्लेक्सिक्वेंट फंड उसमें 5000 और PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में 5000। तो मेरा उद्देश्य है 20 साल में लगभग 3 करोड़ की एकमुश्त राशि जमा हो। और मैडम ये जो फंड Okay. सही है क्या, इसको थोड़ा रिव्यू करना था। और एक सवाल था, क्या मैं ICICI प्रू निफ्टी FMCG FOF में क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या जोड़ सकता हूँ क्या उसको? पूछ लेते हैं। तो फिलहाल 19,000 की इनकी SIP चल रही है, 6 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 3 करोड़ का टारगेट। सवाल इन्होंने आपको बताया है। एक तो एग्जिस्टिंग फंड्स में बता दूं दोबारा से, SBI मैग्नम ग्लोबल में 4000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 5000, टोटल कोटक फ्लेक्सी कैप में 5000 और PGM इंडिया मिड कैप में 5000। सभी में महीने दर महीने ये निवेश कर रहे हैं। 3000 की एडिशनल SIP करना चाहते हैं ELSS फंड की। बाकी कुछ फंड्स के नेम इन्होंने सजेस्ट किए, बताइए क्या सजेशंस? निरुपम जी का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। उनकी जो करंट SIP है वो 19,000 की है, और 20 साल का मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 20 साल में वो कम से कम ये 19,000 की SIP से 2 करोड़ 30 लाख जोड़ पाएंगे, अगर मैं 12% का अनुमान यहाँ से लेकर चलूँ। ELSS में वो 3,000 ऐड करना चाहते हैं, तो उनकी टोटल SIP हो जाएगी 22,000। अगर वो 22,000 भी पोर्टफोलियो में रखते हैं, 22,000 की SIP रखते हैं, करंट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन उनकी 6 लाख है, तो भी वो 2 करोड़ 60 लाख ही जमा कर पाएंगे, ठीक है, अगले 20 सालों में। और उनका टारगेट है वो है 3 करोड़ का, तो वो टारगेट में थोड़ा सा शॉर्टफॉल होगा। उनको यहां से ओवरऑल अभी जो करंट SIP है उससे कम 7,000 की SIP उनको बढ़ानी पड़ेगी, राइट, तो ही वो 3 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। तो अगर वो 3,000 ऐड करेंगे तो उसके बाद मैं उनको ये सजेशन करना चाहूंगा कि वो 4,000 रुपए और ऐड करें, जिससे 7,000 की SIP उनकी बन जाएगी, राइट, और वो ओवरऑल 3 करोड़ का जो टारगेट है वो हासिल कर पाएंगे। 3,000 की जो SIP वो ELSS में करना चाहते हैं, उनके लिए सजेशन है कि वो कैनारा रोबेको का टैक्स सेवर फंड या कॉन्ट का टैक्स सेवर, ये दो में से कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। 4,000 की SIP उनका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उसमें ही मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि उसमें ही आप 2-2 करके वो ऐड कर सकते हैं, और ओवरऑल SIP वो 7,000 की बढ़ा के 3 करोड़ का टारगेट 20 सालों में हासिल कर सकते हैं। रही बात FMCG फंड की, तो मैं FMCG सेक्टोरियल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको यहां पे ऐड करने के लिए मैं ना कहूंगा। अगर उनको सेक्टोरियल ऐड करना ही है तो वो बैंकिंग वाला कोई भी एक सेक्टोरियल फंड वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये सजेशंस आपको दिए गए हैं। आप 19,000 की जो SIP कर रहे हैं उसको बढ़ाकर आपको 26,000 की SIP करना पड़ेगा, तब आप 3 करोड़ का रिटर्न पा सकेंगे। आपको फंड्स के हिसाब से भी सजेशंस दिए गए हैं। आप क्वांट टैक्स प्लान को, कैनारा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बाकी जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपके वो अच्छे हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यही आपके लिए सजेशन है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को लेंगे। आप देखते रहिए योर मनी।
आप देख रहे हैं यो मनी और अब कुछ और सवाल ले लेते हैं जो हमें ईमेल के थ्रू मिले हैं। एक धनंजय कुमार ने असम से हमें सवाल भेजा है। ये फिलहाल 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं, 4,000 का एडिशनल एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। इनका रिटायरमेंट है 2051 में और तब तक इनको 3 करोड़ चाहिए। फिलहाल पोर्टफोलियो में 2 फंड्स है, मेरा एक्सेट टैक्स सेवर 3,000, एक्सेस ब्लू चिप 2,000। तो जानना चाहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स और इंक्रीज करनी होगी अपने गोल को हासिल करने के लिए। 4,000 का फिलहाल टारगेट लेकर चल रहे हैं। बाकी बताइए आपके क्या सजेशंस विरल? धनंजय जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी 5,000 की कर रहे हैं, 4,000 ऐड करना चाहते हैं और उनका टारगेट है 3 करोड़ अगले 28 सालों में। सो आप आराम से, आसानी से आपका टारगेट हासिल कर पाएंगे। 4,000 की जो आप एसआईपी करेंगे या करना चाहते हैं उसको डाइवर्सिफाइड रखिए। डाइवर्सिफाइड ओवरऑल आपकी जो अभी भी एग्जिस्टिंग है उसमें आपने टैक्स सेवर और स्मॉल कैप फंड ये है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करने के लिए आप फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं और एक लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर सकते हैं। और उसमें आप फ्लेक्सी कैप में आप पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं और लार्ज एंड मिड में आप टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड रख सकते हैं। 2,000 की एसआईपी करके आप उसके आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो वो कर सकते हैं और आपका लक्ष्य आप आराम से हासिल कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये रहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशन। पर पारक फ्लेक्सी कैप, टाटा लार्ज एंड मिड कैप पे कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आपका गोल इसी अमाउंट से हासिल हो पाएगा। चलिए फटाफट से पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। विरल बताइए। टॉप 4 फंड्स में आज मुझे लग रहा है कि लुकिंग एट करंट मार्केट सिचुएशन, हमने शुरू में थोड़ा सा लिया कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो टैक्स की सीजन है, टैक्स में लोगों को निवेश करना होता है, तो कैनरा रोबेको का टैक्स सेवर फंड मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। यहाँ से अगर कोई एंट्री लेता है मार्केट में एसआईपी की तौर पर, तो लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप सेगमेंट और मिड कैप सेगमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव है। 5 साल से ज़्यादा आपका टारगेट रख सकते हैं। उसके लिए मैंने टाटा लार्ज एंड मिड कैप रखा हुआ है। आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट, मैंने कहा कि शुरू में आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट एसेट से होना चाहिए, तो आईसीआईसीआई का एक मल्टी एसेट फंड आप आपके पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। और मल्टी कैप स्ट्रेटजी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लार्ज मिड और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, उसके लिए मैंने कॉन्ट एक्टिव फंड रखा है। ओके, चलिए तो ये रहे टॉप 4 फंड्स। कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, टाटा लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रो मल्टी एसेट, क्वांट एक्टिव फंड। इन 4 फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं लॉन्गर टर्म विजन के साथ। बाकी और मनी तो है ही आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, साथ ही अपने टॉप फंड चॉइसेस भी हमें बताने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।